बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मैं सुशीला केवट आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम आज हम इतिहास पाठ 3 उपयोजित इतिहास पाठ का नाम है उपयोजित इतिहास। आप ये पाठ बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, आप इसका अध्ययन पहले कर चुके हैं। आज हम इस पाठ को इस पाठ की समीक्षा करेंगे, संक्षेप में जानेंगे इस पाठ के बारे में। बच्चों इसमें जो पॉइंट है मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप कुछ सेकंड दीजिए मुझे। बच्चों इसमें जो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। दूसरा है उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में है अनुसंधान। तीसरा है उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन। पांचवा पॉइंट है संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र। बच्चों इन सभी मुद्दों पर आज हम इन सभी मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बच्चों पहला हमारा पॉइंट है उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। बच्चों उपयोजित इतिहास जो है ये लोगों का इतिहास है, सामान्य जनों का इतिहास है। सामान्य जनों के इतिहास का अध्ययन उपयोजित इतिहास में किया जाता है। उपयोजित इतिहास संज्ञा के लिए लोगों सामान्य जनों का इतिहास, जिसमें पब्लिक हिस्ट्री या वैकल्पिक शब्द प्रयोग प्रचलित है। भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इन सब का विचार, इन सब का अध्ययन उपयोजित इतिहास में किया जाता है। बच्चों जो हमारा ये उपयोजित इतिहास है इसमें भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान मिलता है उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में किस प्रकार सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, इसका जो है विचार उपयोजित इतिहास में किया जाता है। वर्तमान में उत्पन्न सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के लिए उपाय योजना करना, सामाजिक हितों के निर्णय करना जैसी बातों के लिए पहले घटित घटनाओं का विश्लेषण, दिशा दिखाने का कार्य करता है। इसके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। बच्चों वर्तमान में जो लोगों के सामने सामाजिक चुनौतियां उसको दूर करने के लिए उपाय योजना करना, समाज के लोगों के हित के लिए निर्णय, इन सभी घटनाओं ये जो सभी घटनाएं घटी हैं भूतकाल में, इसका जो है इससे वर्तमान में उत्पन्न हुई समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। इसके लिए इतिहास, उपयोजित इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों इसके बाद है कि अगला हमारा पैराग्राफ है उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में केवल तज्ञ व्यक्तियों का ही नहीं वरन सामान्य लोगों का विविध रूपों में सहभाग हो सकता है। बच्चों जो इतिहास है केवल इसमें तज्ञ व्यक्ति की ही आवश्यकता नहीं होती, उनकी ही सहभागिता नहीं होती है, इसमें सामान्य लोगों का भी सहभाग होता है। संग्रहालय, प्राचीन स्थानों की सैर पर आने वाले पर्यटकों के रूप में लोगों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन के कारण लोगों में इतिहास के प्रति जिज्ञासा, रुचि का निर्माण होता है, रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। समाज के मन में इतिहास का बोध निर्माण होता है। साथ ही लोग अपने नगरों अथवा गांवों में स्थित प्राचीन स्थानों के संरक्षण एवं संवर्धन की परियोजना में सहभागी हो सकते हैं। बच्चों ये जो उपयोजित इतिहास है इसमें केवल तज्ञ व्यक्ति की ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों की भी अहम भूमिका होती है, उनकी भी सहभागिता होती है। जैसे जो पर्यटक हैं वो संग्रहालय देखने आते हैं, प्राचीन स्थल, किले, गुफाएं और कलाओं को, इन सब को क्या वो लोग देखने आते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटक के रूप में जो हमारे आर्थिक सहयोग जो है करते हैं, आर्थिक सहयोग देते हैं। इन सभी कारणों से लोगों में इतिहास के प्रति रुचि, जिज्ञासा बढ़ती है और यही रुचि और ये जिज्ञासा
फिर उनको जो है उनके गांव में, उनके नगरों में जो प्राचीन स्थान है, प्राचीन किले हैं, गुफाएं हैं, उनका वो संरक्षण और संवर्धन। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों हमारा उपयोग। इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है, वर्तमान में दिखाई देने वाला कारण बुना जाए। ये घटनाएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, संगठन, दर्शन, तकनीकी विज्ञान और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित हुई होती हैं। प्रत्येक ज्ञान संचय का अपना स्वतंत्र इतिहास होता है। प्रत्येक क्षेत्र की अगली यात्रा की दिशा इस ज्ञान संचय की स्थिति पर निर्भर रहती है। उसी के अनुसार अनेक विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति उपयुक्त सिद्ध होती है। बच्चों, ये तो हमने जाना कि इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं से संबंधित रखता है, उससे संबंधित होता है। तो वर्तमान में जो मानव जीवन में घट रही घटनाओं का ताना बाना है, उसका बेस है, उसका आधार है, वो भूतकाल में घटित घटनाओं पर आधारित होता है। ये घटनाएं राजनीतिक, सामाजिक, दर्शन शास्त्र, तकनीकी विज्ञान और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में घटी हुई होती हैं। इन सभी ये सभी जो घटनाएं हैं, इनकी जो अगली गतिविधियां हैं उस पर जो है डिपेंड करता है। अनेक विषयों के अनुसंधान में इतिहास, ये जो अनुसंधान पद्धति है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। और अब हम देखेंगे बच्चों जो पहला हमारा है दर्शन शास्त्र। विविध विचारधाराओं का उद्गम, उसका कारण बनी वैचारिक परंपरा और उस विचारधारा की प्रगति यात्रा के इतिहास को समझना, इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। दर्शन को समझते समय वह दर्शन जिस भाषा में व्यक्त हुआ, उस भाषा के इतिहास का भी उपयोग होता है। पहला बच्चों दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के इतिहास को अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो मानव समाज के मन में जो उपज रही विभिन्न विचारधारा है, मानव के मन में मानव की जो जिज्ञासाएं अलग अलग रूप में जो उत्पन्न हो रही हैं, उठ रही हैं, उनका जो वैचारिक परंपरा तथा उसकी गतिविधियों को समझने के लिए दर्शन के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है, अध्ययन करना जरूरी है। दर्शन शास्त्र को विज्ञान और सभी ज्ञान शाखाओं की जननी कहा जाता है। मानव के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए दर्शन के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। दूसरा है विज्ञान। वैज्ञानिक आविष्कारों और सिद्धांतों का कालक्रम और उन आविष्कारों की कारण परंपरा की श्रृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। कहा जाता है बच्चों, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कई बार वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के प्रयासों का परिणाम होते हैं। इसके लिए पूर्ववर्ती वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इन आविष्कारों के पीछे जो कारण, परंपरा और कालक्रम होता है, उसे समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का ज्ञान उपयोगी है। तो बच्चों, इसमें ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब लोगों की जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, लोगों को आवश्यकता होती है, तब उस पर जो है उसको शांत करने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार किए जाते हैं और उसका परिणाम वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग में भी किया जाता है। और इन वैज्ञानिक आविष्कारों के पीछे जो कारण है, उसकी परंपरा की श्रृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है, का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा है बच्चों हमारा तकनीकी विज्ञान। कृषि उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, स्थापत्य, अभियांत्रिकी आदि में होते गए परिवर्तन और उनके पीछे जो कारण परंपरा की श्रृंखला होती है, उसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विज्ञान में होने वाली प्रगति एक दूसरे पर निर्भर होती है। बच्चों, जो ये वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विज्ञान में जो प्रगति हो रही है, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव की उत्पत्ति के बाद, उससे मानव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, उसके बाद मानव का मस्तिष्क का विकास उसकी आवश्यकताओं के कारण हुआ। मानव पत्थर से हथियार बनाया और उन औजारों का उपयोग खेती के विकास के लिए, खेती के लिए किया और उसके द्वारा जो और खोजे गए
विज्ञान और तकनीकी विज्ञान, ये सब क्या है, आज उस समय की जो खोज थी आज हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो रही है। पत्थर और औजार हथियार बनाने के युग से लेकर उस मानव की उत्पत्ति से लेकर विकसित हुए विज्ञान युग और तकनीकी विज्ञान को, इन सभी को समझने के लिए हमको तकनीकी विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तकनीकी विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है उद्योग धंधे और व्यापार। उद्योग धंधों और व्यापार के कारण वाणिज्य समाजों के बीच पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र फैल जाता है। फलस्वरूप सांस्कृतिक संबंधों का जाल भी निरंतर विकसित होता जाता है। यह उद्योग धंधों और व्यापार के प्रबंधन का ही एक अंग होता है। उनके इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है। बाजार और व्यापार का स्वरूप बदलता गया, इन सभी के पीछे पीछे मानवीय रिश्तों नातों का स्वरूप और सामाजिक ढांचा बदलता गया। इस संपूर्ण यात्रा को समझने के लिए सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक ढांचा, आर्थिक व्यवस्था आदि के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। बच्चों उद्योग धंधे और व्यापार, उद्योग धंधे और व्यापार से जो है मनुष्य का एक अच्छा संबंध है और इस व्यवहार का क्षेत्र परस्पर विकसित होता जा रहा है। मनुष्य और तकनीक, उद्योग धंधे और व्यापार का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो दिन प्रतिदिन जो है विकसित होता जा रहा है। समय की रफ्तार से व्यापार और बाजार का जो स्वरूप है, उसके पीछे की जो उसके पीछे का जो मानव संबंध है, रिश्ते नाते, इन सब का जो है ढांचा, इन सब का स्वरूप बदलता जा रहा है। इस पूरी यात्रा में हो रहे परिवर्तन को समझने के लिए, जो उद्योग धंधे और व्यापार में परिवर्तन जो हो रहा है, इसको समझने के लिए सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक ढांचा, अर्थव्यवस्था, इन सब को समझने के लिए जो इतिहास के जो है अध्ययन करना पड़ता है, इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा पॉइंट प्रबंधन विज्ञान। उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति और उत्पादन की विविध प्रक्रियाओं, बाजार और विक्रय के प्रबंधन की श्रृंखला में इनके संबंध में भूतकालीन व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, इसे समझना आवश्यक होता है। इस श्रृंखला से जुड़े विविध स्तरों के लोगों की पारंपरिक मानसिकता को समझने के लिए इन सभी का भार जिन अलग अलग सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के संगठनों पर निर्भर रहता है, यदि उनका इतिहास समझते हैं तो वर्तमान समय में विविध स्तरों पर प्रबंधन करना सरल हो जाता है। बच्चों प्रबंधन विज्ञान में जो उत्पादन के जो साधन है, उसका उत्पादन के साधनों, मानव शक्ति, उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं, क्रय विक्रय, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में भूत भूतकाल में ये व्यवस्था किस प्रकार थी, इसे समझना आवश्यक है। इस श्रृंखला से जुड़े लोगों की मानसिकता को और जिन जिन संगठनों पर ये लोग निर्भर होते थे, इन सभी के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें प्रबंधन विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। अगला है बच्चों कला। विविध कला क्षेत्रों में हुई अभिव्यक्ति और उसके कारण वैचारिक, भावात्मक, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हुई कलाओं के विकास को समझना आवश्यक है। किसी भी कला की व्यक्ति के मर्म को कलाकृति बनाने वाले की मानसिकता और विशिष्ट कला शैली के विकास क्रम को सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन द्वारा समझा जा जाता है। तो कला जो है विभिन्न प्रकार के कला क्षेत्रों में जो लोगों की जो अभिव्यक्ति है और उसके पीछे का जो वैचारिक, भावात्मक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, इन सभी की परंपराओं के विकास को समझना आवश्यक है। और इसके लिए कलाकार की मानसिकता क्या है, उसकी कला शैली के विकास के इतिहास को जो है अध्ययन करना जरूरी है। उसके बाद बच्चों अगला है मानव विज्ञान शाखा। इतिहास, पुरातत्व, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसी ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास को समझ लेना इन ज्ञान शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है। विज्ञान और अन्य सभी ज्ञान शाखाओं की जननी है। बच्चों जैसा कि हमने दर्शन शास्त्र में ही जाना कि जो है पहले ही बताया आपको कि दर्शन शास्त्र को विज्ञान और अन्य सभी ज्ञान शाखाओं की जननी कहा जाता है। इतिहास जो है हमारा, पुरातत्व और समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सभी ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास का अध्ययन करने के लिए हमें जो है बच्चों
मानव विज्ञान शाखा के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों अगला हमारा पॉइंट है तीसरा पॉइंट 3.3 उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया कि दर्शन विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, उद्योग धंधे, व्यापार, प्रबंधन विज्ञान, कला, मानव विज्ञान शाखा, तो इस पर जो है आपको 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें से जो पॉइंट है इनमें से किसी 2 पॉइंट के बारे में आपको लिखना जरूरी होगा अगर आता है तो अगला हमारा पॉइंट है उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। बच्चों भूतकाल प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिदिन के व्यवहार में इतिहास की क्या उपयोगिता है, उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में ऊपरी प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। बच्चों भूतकाल के मूर्त और अमूर्त, मूर्त का यानी बच्चों मूर्त जो है मूर्त और अमूर्त ये मानव निर्मित जो स्वरूप में होता है। तो ये मूर्त अमूर्त स्वरूप में जो अनेक अवशेष हैं वह वर्तमान काल में पाए जाते हैं। जो हमारे जो भूतकाल के जो हैं मूर्त अमूर्त ये जो है हमारे अनेक तरह के ऐसे अवशेष मिलते हैं और वो वर्तमान में भी पाए जाते हैं। तो उनके हमारे मन में क्या होता है, हमारे मन में उसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक कौतूहल का निर्माण होता है कि ये मिला कहाँ से, कौन सी शताब्दी का है, किसके द्वारा ये बनवाया गया, ऐसी तमाम हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। तो हमें उनके अस्तित्व का इतिहास समझ लेने की आवश्यकता अनुभव होती है, क्योंकि वे अवशेष हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित कलाकृतियों परंपराओं के अवशेष होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, उनके द्वारा परंपराएं, इन सभी के अवशेष जो है मिलते हैं। तो वो क्या है, वो सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वही हमारी पहचान है और उस अपनी पहचान को हमें सुरक्षित रखना है, उसका संरक्षण करना है, जिससे बच्चों जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उसके बारे में जानकारी हो सके और वो भी उनको लंबे समय तक सुरक्षित और उसका संवर्धन कर सके। तो उपयोजित इतिहास द्वारा मूर्त और अमूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए। जो मूर्त स्वरूप में है, मूर्त स्वरूप की जो हमारी विरासत है, अमूर्त जो विरासत है, अभी हम आगे पढ़ेंगे मूर्त और अमूर्त में कौन से विरासतें हमारी आती हैं उसके बारे में। तो जो ये मूर्त और अमूर्त स्वरूप में जो विरासत है, इसका संवर्धन करना, इसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, जिससे ये भविष्य काल में आने वाले लोगों को इसके बारे में जो है ये इस जानकारी वो भी प्राप्त कर सकें। उसके बाद बच्चों अगला हमारा पॉइंट है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन 3.4। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत वो विरासत है बच्चों जो मानव निर्मित होती है, मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। वो मूर्त में भी हो सकती है, अमूर्त में भी। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष जो हम देख सकते हैं, अमूर्त में हमारे तीज त्योहार, कला, कहानी, पवाड़े, मौखिक परंपराएं, प्रथा, ये सब अमूर्त में आते हैं। तब उसका हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो जो सांस्कृतिक विरासत है या मानव निर्मित होती है और या मूर्त और अमूर्त दोनों स्वरूप में होती है। उसके बाद बच्चों प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत यानी कि जो हमको नेचर के द्वारा, नेचर से मिली है, प्रकृति में पाई जाने वाली विरासत, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति जगत, ये सब क्या है हमारे प्राकृतिक विरासत है। तो अब हम पहले सांस्कृतिक विरासत देखेंगे। सांस्कृतिक विरासत के बच्चों 2 प्रकार हैं। पहला है मूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ऐसा सांस्कृतिक विरासत के 2 प्रकार हैं, मूर्त और अमूर्त। तो पहला मूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानते हैं बच्चों। इस वर्ग में, इस जो है विरासत में स्थान, प्राचीन काल के स्थान, जो है किले, वास्तुएं, हस्तलिखित पांडुलिपियां, चित्रकला, शिल्पकला, इन सब का जो है समावेश है। ये सभी मूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में बच्चों मौखिक परंपराएं, उनके लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, कहानी, गीत, पारंपरिक ज्ञान,
तीज त्योहार, कला प्रस्तुतिकरण, पारंपरिक कौशल, प्रथा, ये सब क्या हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो इस तरह से सांस्कृतिक विरासत के दो प्रकार, मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। दूसरा है बच्चों हमारा प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत वो विरासत है जो प्रकृति से मिली है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई है। जैसे प्राणी, वनस्पति जगत, उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रसंस्थाएं, भू रचनात्मक विशेषताएं, ये क्या हमारी प्राकृतिक विरासत है। आने वाली पीढ़ियों के हितों का संरक्षण करने के लिए हमारी विरासत का संरक्षण होना आवश्यक है। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उनके लिए जो है हमें अपने जो हमारे प्राचीन काल के स्थान है, वस्तुएं, कला, इन तीज त्योहार, परंपरा, इन सबको जो है सुरक्षित रखना आवश्यक है। विलुप्त होने की कगार पर पहुंची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करने की दृष्टि से विश्व संगठन यूनेस्को ने कुछ दिशा निर्देशक सिद्धांत घोषित किए हैं। बच्चों, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो समाप्त होने की कगार पर हमारी सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहरें पहुंच गई हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनका जो है संवर्धन करने के लिए यूनेस्को ने जो है उनको विश्व विरासत का दर्जा दे दिया है और उनके जो उसका संरक्षण और संवर्धन का जो काम है होता है, वो यूनेस्को ने उसके लिए कुछ जो है यूनेस्को की देख रेख में उस सबका संरक्षण और संवर्धन होता है। तो यूनेस्को के द्वारा कौन से वर्ष में कौन सी जो है विरासत विश्व विरासत की सूची में शामिल की गई हैं, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर दिया गया है, जिसमें से मैं कुछ के बारे में बता रही हूँ आपको। मूर्त विरासत, जो यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है, विश्व विरासत में उसको शामिल किया गया है। भारत के विश्व विरासत के स्थान, पहले मैं आपको अमूर्त में बता देती हूँ और उसके बाद में फिर आपको जो है सांस्कृतिक बताती हूँ। अमूर्त में बच्चों 2001 में केरल की कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य परंपरा 2001 में यूनेस्को ने इसको अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया। 2003 में वैदिक पठन परंपरा, 2005 में उत्तर भारत में की जाने वाली रामलीला की प्रस्तुति, 2009 में गढ़वाल उत्तराखंड में प्रचलित रमन धार्मिक पर्व आणी विधि नाट्य, 2010 में राजस्थान का कालबेलिया लोक संगीत और लोक नृत्य, 2010 में एक और है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का छाऊ नृत्य, 2010 में केरल में प्रचलित मुडियट्टू विधि नाट्य आदि नृत्य नाट्य। इसी तरह से बच्चों जो और भी हमारी आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें आपको और भी हैं ऐसा अमूर्त जो विरासत है, उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत का जो है सूची में शामिल किया है। अब हम देखेंगे वो जो सांस्कृतिक, भारत के विश्व विरासत के स्थान सांस्कृतिक, पहला 1983 में आगरा का किला, इसको जो है विश्व विरासत का दर्जा मिला। 1983 में अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, 1983 में ताजमहल को भी जो है विश्व विरासत के स्थान में सांस्कृतिक विश्व विरासत का स्थान मिला। महाबलीपुरम का मंदिर 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर, 86 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, 1986 में फतेहपुर सीकरी हवा महल, हम्पी का वास्तु संकुल, खजुराहो का मंदिर, एलिफेंटा, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको विश्व विरासत सांस्कृतिक विश्व विरासत का दर्जा यूनेस्को में रखरखाव संरक्षण किया जा रहा है। ऐसे द्वारा हमें मिले हैं उनको जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 1985 में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में केवल देव राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, 1987 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, 1988 में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, 2005 में राष्ट्रीय उद्यान, 2012 में पश्चिमी घाट, 2014 में ग्रेट हिमालयन पार्क। तो इस तरह से बच्चों प्राकृतिक विरासत जो ये है हमारी, इनको विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है और इन सभी विरासतों को देखने के लिए देश विदेशी
जो है पर्यटक आते हैं। पर्यटकों के आने से जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसमें जो है बढ़ावा मिलता है। और एक है जो मिश्र स्वरूप के विश्व विरासत का स्थान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में इसको मिश्र स्वरूप की विश्व विरासत का स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा कैलाश मंदिर वेरूल एलोरा। इसको 2012 में जो है इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। इस विरासत का संरक्षण, ये जो सभी हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत हैं, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो, इन सब का संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य भारत सरकार का पुरातत्व विभाग और भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। इंटैक्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यह एक स्वयंसेवी संस्था है। यह एक संस्था है इंटैक्ट संस्था। इसकी स्थापना हुई 1984 से। ये जो है हमारे जो प्राकृतिक स्थान हैं, स्थल हैं, धरोहरें हैं, इन सब के जो है संरक्षण का कार्य करती है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थानों का संरक्षण और संवर्धन की परियोजनाओं में अनेक विषयों इन सब के लिए व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। ये सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास है। परियोजनाओं के अंतर्गत बदलते हुए संरक्षण और संवर्धन बताया कि ये जो सभी संस्था है, ये राज्य जो है केंद्र भारत सरकार के द्वारा जो पुरातत्व विभाग है, इनकी जो है रख रखाव, इनका संरक्षण, इनका संवर्धन करते हैं। तो इनके से किस प्रकार से व्यवसाय उपलब्ध हो सकता है, वो है परियोजना के अंतर्गत ये जो परियोजना चलाई जा रही है विरासत को सुरक्षित रखने का, उसका संवर्धन करने का, तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करते हुए इस तरह से जो है उसका कार्य करना संभव होता है। दूसरा है स्थानीय समाज का ताना बाना और लोगों की मानसिकता, उनके सम्मुख वर्तमानकालीन विविध चुनौतियां, स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं की समीक्षा की जा सकती है। जो समाज का के जो ढांचे हैं और लोगों की मानसिकता, इनके सम्मुख जो चुनौतियां हैं, वो जो है लोगों की अपेक्षाओं की जो है जानकारी भी इसके साथ की जा सकती है। तीसरा है सांस्कृतिक विरासत स्थानों का संरक्षण एवं संवर्धन करते समय स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए की जाने वाली उपाय योजना का नियोजन किया जाता है। जो सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संवर्धन करने वाले लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत ना करते हुए, यानी कि जो हमारे संरक्षण संवर्धन की जो विरासत है, जो स्थल है, चाहे वो सांस्कृतिक या प्राकृतिक है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव न करते हुए जो है उस पर काम करना है। स्थानीय लोगों को उस परियोजना में सहभागी कराया जा सकता है। जो स्थानीय लोग हैं, जो उस स्थल के आसपास के जो लोग हैं, उनका उसमें सहभाग लेना जरूरी होता है। स्थानीय लोगों के पारंपरिक कौशलों को प्रोत्साहन दे सकेंगे, ऐसे उद्योग व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे प्राचीन स्थल है, धरोहर है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, इसमें जो है लोगों का सहभागिता होनी चाहिए। ऐसे जो परंपरागत कौशल के जो नियोजन का अवसर है, जो ये हमारे स्थल हैं, इनके नियोजन का जो नियोजन उसमें किया जाता है, इससे लोगों को जो है रोजगार मिल सके। ऐसे व्यवसाय का जो है ऐसा व्यवसाय होना चाहिए, ऐसे रोजगार के अवसर मिल सके, ऐसा अवसर जो है उनको मिले, ऐसा प्रोत्साहन होना चाहिए। उसके बाद है संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र में बच्चों संग्रहालय, अभिलेखागार, ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन और आतिथ्य मनोरंजन का संपर्क। तो इस पाठ से बच्चों हमने ये देखा कि जो उपयोजित इतिहास का कार्य क्षेत्र है, तो लोगों में इतिहास के बारे में जागरण किस प्रकार किया जाता है। हमारी सांस्कृतिक, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन,
किस प्रकार से जो है लोगों के मन में अपने हमारे प्राचीन धरोहरों के प्रति जागृति निर्माण की जा सके, लोगों को उसके बारे में जानकारी कैसे दी जा सके, उनके उनके लोगों के जो कौशल हैं उनको किस प्रकार से उनको उद्योग व्यवसाय करने का, रोजगार करने का अवसर मिले, इन सभी का जो है कार्य का अध्ययन उपयोजित इतिहास में किया जाता है। ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थानों का विद्रूपीकरण ना हो, तो स्थानिक ऐतिहासिक और जो सार्वजनिक स्थान है उनका दुरुपयोग ना हो, आने वाली पीढ़ियों के हितों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के जानकारी के लिए हमें उनका संरक्षण और संवर्धन करना आवश्यक है। इसके बाद बच्चों हम आज देखेंगे स्वाध्याय। जो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। इस तरह से आपको जो है खाली स्थान, रिक्त स्थान भरने के लिए आएंगे, प्रश्न रहेगा और उसके जो है 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में से जो सही विकल्प है उस विकल्प को जो है आपको सेलेक्ट करना, चुनना है और पूरे वाक्य के साथ उसको पूरा करना है। जैसे संसार का सबसे प्राचीन संग्रहालय नगर का उत्खनन करते समय पाया गया, तो इसमें सही उत्तर है उर। तो आपको जो है पूरे सेंटेंस में लिखना है, इसका पूरे वाक्य में इसको उत्तर लिखना है कि संसार का सबसे प्राचीन संग्रहालय उर नगर का उत्खनन करते समय पाया गया। दूसरा है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार डैश डैश में है। तो बच्चों दिल्ली में, कभी कभी आपकी क्वेश्चन में आएगा नई दिल्ली, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो नई दिल्ली या दिल्ली ही उसका उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में है। उसी तरह से बच्चों असंगत जोड़ी में जो है सुधार कर पुनः लिखिए। सुधार कर आपको नहीं लिखना है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, केवल आपको असत्य जोड़ी पहचाननी है। जो 4 जोड़ी रहेगी उसमें से कोई एक जोड़ी असत्य होती है, वही जोड़ी आपको पहचान करके वो लिखना है। उसके बाद अवधारणा लिखो बच्चों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा, आपको अवधारणा लिखो या टिप्पणी लिखिए। उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया उपयोजित इतिहास के बारे में, तो आप लिख देना। उसके बाद है अभिलेखागार। अभिलेखागार में आप 9th में भी अभिलेखागार के बारे में पढ़ चुके हो और आप पहले पाठ से लेकर तीसरे पाठ तक आप अभिलेखागार में भी, आपने तीसरे पाठ में भी अभिलेखागार के बारे में पढ़ा। अभिलेखागार में पुराने कागज पत्र, दस्तावेजों, पुरानी फिल्मों, इन सबको जो है संरक्षित करके रखा जाता है और इसका जो है अभिलेखागार दिल्ली में है और ये स्वतंत्र अभिलेखागार है। इसकी देखरेख जो है पुरातत्व विभाग के लोग जो है करते हैं। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आपको इस तरह से 25 से 30 जो है शब्दों में आपको उत्तर लिखने के लिए आएगा। सामान्य जनों का इतिहास, इस अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक विरासत स्थानों के संदर्भ में यूनेस्को ने कौन सा कार्य किया है। तीसरा प्रश्न है सांस्कृतिक विरासत स्थानों की सूची में महाराष्ट्र के कौन से स्थान समाविष्ट होंगे, खोजिए और लिखिए। तो आपको आइए पेज नंबर जो 18 पेज नंबर है, इस पर आपको मिल जाएंगे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त विरासत। तो जिस तरह से आपका प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 18 पर आपको, अगर प्राकृतिक विरासत के बारे में महाराष्ट्र की पूछ रहा है तो आपको मिल जाएगा और सांस्कृतिक विरासत का पूछ रहा है तो भी जहाँ पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया मूर्त, मूर्त और अमूर्त, ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत के 2 प्रकार हैं। मूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत। मूर्त में स्थान, वास्तु, वस्तुएं, शिल्प, चित्रकला, ये हमारी मूर्त विरासत है। और अमूर्त में कहानी, ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, तीज त्योहार, पोवाड़े, कला, पारंपरिक कौशल, प्रथा, ये सब क्या है हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो आपके संकल्पना चित्र में 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इसको समझ के रखिए कि मूर्त और अमूर्त में मूर्त के अंदर कौन कौन से आते हैं और अमूर्त के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर है 5, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। तो मैंने आपको तकनीकी विज्ञान के बारे में आपको पहले ही बताया कि
वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी विज्ञान में हो रही प्रगति एक दूसरे पर निर्भर है। मानव की उत्पत्ति के बाद मानव मस्तिष्क विकास उसकी आवश्यकताओं के कारण मानव पत्थर से हथियार बनाया और उन औजारों को उपयोग खेती के काम के लिए किया। उनके द्वारा किए गए खोज हैं और पत्थर से औजार बनाना, ये जो विज्ञान और तकनीकी विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। पत्थर के औजार हथियार बनाने के युग से लेकर विकसित हुई विज्ञान युग और तकनीकी विज्ञान को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। ये हो गया आपका तकनीकी विज्ञान, इसलिए जो है तकनीकी विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। उसके लिए विश्व विरासत के पद के लिए पात्र सिद्ध होने वाले स्थानों परंपराओं की सूची यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती है। ये भी आप इसका उत्तर भी आप कारण सहित लिख देना। उसके बाद बच्चों है प्रश्न नंबर 6। निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। निम्न विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति किस प्रकार उपयुक्त सिद्ध होगी, स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है विस्तार से उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। उसमें से आपको 3 के बारे में बताना है, विज्ञान, कला और प्रबंधन विज्ञान। तो विज्ञान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जो है जननी है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनके मन में उठी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार किए जाते हैं और उसका परिणाम वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग में किया जाता है। और इन वैज्ञानिक आविष्कारों के पीछे के जो कारण है, जो परंपरा की श्रृंखला है, उसको समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। तो उसके बाद अगला कला में मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के कला क्षेत्रों में हुई अभिव्यक्ति तथा उसके पीछे का कारण, वैचारिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं के विकास को समझना आवश्यक है। और इसके लिए कलाकार की मानसिकता, उसकी कला शैली की विकास की गति, इतिहास को सांस्कृतिक इतिहास के द्वारा उसका अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद अगला है प्रबंधन विज्ञान। प्रबंधन विज्ञान में मैंने आपको बताया कि उत्पादन के साधनों, मानव शक्ति उत्पादन की विभिन्न प्रक्रिया, क्रय विक्रय, ये एक श्रृंखला में भूतकाल की व्यवस्था में किस प्रकार थी समझना आवश्यक है। इस श्रृंखला से जुड़े लोगों की मानसिकता को और जिन जिन संगठनों के लिए प्रबंधन विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। तो इस तरह से आप उत्तर लिख दीजिए। दूसरा, उपयोजित इतिहास का वर्तमान काल के साथ किस प्रकार सहसंबंध होता है, ये आपने जानना। इतिहास के साधनों का संरक्षण होना चाहिए, इसके लिए 10 उपाय सुझाइए। आप जो हमारे साधन हैं, प्राकृतिक या सांस्कृतिक जो साधन है जो हैं, इनका संरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, उसके लिए 10 उपाय आपको से बताना है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की परियोजना द्वारा कौन सी बातें सिद्ध होती हैं। इस तरह से आपका विस्तार से उत्तर लिखोगे जो है आता है। तो आप इस तरह से बच्चों, आज हमने जो है इतिहास के पाठ 3 जो है उपयोजित इतिहास की जो है समीक्षा की। तो किसी को कुछ पूछना है बच्चों, आप कहते हैं, किसी को कुछ डाउट है? हेलो हेलो बच्चों, किसी को कुछ डाउट है? बच्चों पूछिए। बच्चों किसी को कुछ डाउट है? सीएनओ सर, हो गया मेरा लेक्चर। बच्चों, अगर आपको इस पाठ से संबंध में कुछ पूछना है या कुछ आपकी समस्या है तो जो है आप पूछ सकते हैं। पूछिए बच्चों।
हेलो सेनो सर। बच्चों आपको जो ये पाठ है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप जो है इसका जो है गहन पूर्वक अध्ययन कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए और जो है फिर प्रश्नों को जो है लिखने में काफी मदद मिलेगी। हेलो 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 सेनो सर। हेलो किसी को कुछ पूछना है बच्चों? सर लेक्चर हो गया। हाँ बोलिए मानसी। मानसी बेटा पूछिए, क्या पूछना आपको? माइक ऑन कीजिए और पूछिए। टीचर आप जो भी पढ़ाए ना मुझे दिखा नहीं दिखा आपको? मैंने तो स्क्रीन शेयर किया था बेटा। टीचर पर दिखा नहीं मुझे। आपको यूट्यूब पर बच्चों वीडियो जो है आवाज अपलोड कर सुनाई दिया नहीं दे रहा है। बच्चों आपको टीचर आपने जो भी पढ़ाया होगा ना ग्रुप में भेज दो। हाँ आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। और आपको सभी विषयों का जो ग्रुप है में भी वीडियो भेज बच्चा दो आपको ना। मिल जाएगा। यूट्यूब में आप जो ग्रुप है वो में देख सकते हो बच्चों। यूट्यूब चैनल बेटा पे ना आपका 12 ग्रुप हमारे बजे। पास नहीं है। आप सुशीला मैडम हाँ जी सर। और हो गया लेक्चर बोलिए। मैडम? हाँ हाँ सर। ओके